हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था मेंडल का इंट्रोडक्शन और ये भी बताया था व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और मेंडल का एक्सपेरिमेंट बताया था कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, और फिर कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर जो मेंडल ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, 4 पोस्टुलेट थे, उनमें से 2 को मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। बाद के वैज्ञानिकों ने भी फॉर्मुलेट कर दिए थे। मेंडल ने तो हेरिडिटरी यूनिट को फैक्टर नाम दिया था, लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने जैसे ही माइक्रोस्कोपी एडवांस होती गई तो बाद के वैज्ञानिकों ने जब जीन और क्रोमोसोम की खोज हुई तब मेंडल्स के नियमों को रिडिस्कवर किया और फॉर्मुलेट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेंडल्स लॉ को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो जेनेटिक्स की ABCD कहे जाते हैं। तो अगर उनको समझेंगे तो आगे समझना बेहतर होगा। तो सबसे पहला जो टर्म है वह है जीन। तो जीन क्या है? जीन्स एक हेरिडिटरी यूनिट है, या कह सकते हैं ए पार्ट ऑफ DNA दैट फॉर्म्स हेरिडिटरी यूनिट। आपको पता है किसी भी सेल में जेनेटिक मटेरियल जो होता है, एक अनडिवाइडिंग सेल में तो इस तरह से ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होती है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो जाता है और इस तरह से ये क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है एक डिवाइडिंग सेल में। तो अगर हम इस क्रोमोसोम को अनकॉइल्ड करके इस तरह से देखें तो मान लो ये पार्ट है और इस पार्ट से किसी प्रोटीन का निर्माण होता है, तो यह जीन कहलाएगा। तो ये पार्ट ऑफ DNA और दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। प्रोटीन के रूप में ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, तो वह जीन कहलाएगा। तो और यह एक हेरिडिटरी यूनिट है, तो इसलिए जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपको पता है कि ये क्रोमोसोम होते हैं एक डिवाइडिंग सेल में पेयर्स में होते हैं, जहाँ एक मैटरनल क्रोमोसोम और इसी तरह से एक जो है दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। तो इस तरह से ये पेयर्स में होते हैं, तो इसीलिए ये जीन भी पेयर में होते हैं और इस प्रकार से ये तो एक करेक्टर के जो अल्टरनेट होते हैं जिन्हें ट्रेट्स कहते हैं, तो ये पेयर्ड क्रोमोसोम पर पेयर के रूप में रहते हैं और उन्हें कहते हैं एलील्स। तो दूसरा टर्म भी मैं आपको बताता चलूं, एलील्स। तो एलील्स को एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलील्स और एलिलोमॉर्फ। तो एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं? ये अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन विच ऑक्यूपाई एट डिफरेंट लोकाई। ये विच ऑक्यूपाई एट आइडेंटिकल लोकाई, ये सेम लोकस पर स्थित होते हैं एक करेक्टर के। मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, करेक्टर्स तो किसी को जैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे टॉलनेस करेक्टर है और उसके अल्टरनेट ट्रेट, पिछले वीडियो में बताया था करेक्टर और ट्रेट में यही डिफरेंस है। करेक्टर जो होता है उसके डिफरेंट अल्टरनेट्स को ट्रेट कहते हैं। अब यहाँ पर जो यूनिट है, तो मेंडल ने जो पेयर्ड फैक्टर का जो लॉ दिया था उसमें ही बताया था कि ये फैक्टर्स पेयर में रहते हैं या ये यूनिट पेयर में रहती हैं, ऐसे ये जीन पेयर में रहते हैं। तो अब चाहे जैसे मान लो टॉलनेस है, तो चाहे वो दोनों ही ये टॉलनेस के जीन हो या एक टॉलनेस का एक ड्वार्फनेस का हो या दोनों ही ड्वार्फनेस के हों, पर होंगे केवल हाइट वाला जो करेक्टर है
होंगे केवल हाइट वाले करेक्टर के जीन, हाइट वाला, चाहे वो टॉलनेस के हों, चाहे वो ड्वार्फनेस के हों, चाहे हाइब्रिड टॉलनेस के हों। तो इसलिए पेयर्ड में ये जीन, पेयर्ड जीन होते हैं, पेयर में होते हैं, इन्हें एलील्स या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। यहाँ पर ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील ये दो प्रकार के होते हैं। तो अगर जो डोमिनेंट एलील वाली बात है, ये अपने आप को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट एलील। जब मेंडल ने दो करेक्टर्स को क्रॉस किया था ना, तो एक F1 जनरेशन में अपीयर हो गया और दूसरा नहीं हुआ, तो उसे डोमिनेंट कहा। तो मेंडल ने तो उसे डोमिनेंट फैक्टर कहा। बाद के वैज्ञानिकों ने जो फॉर्मुलेट कर दिया, कोरेंस ने उसे फॉर्मुलेट कर दिया और ऐसा कर दिया कि ये डोमिनेंट जो करेक्टर है उसे कैपिटल लेटर से शो किया जाए, इसीलिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इस तरह से डोमिनेंट एलील को और रिसेसिव एलील को शो किया गया है। तो डोमिनेंट एलील चाहे वो एक लोकस पर है तो भी अपना प्रभाव फिनोटिपिकली शो करता है, लेकिन रिसेसिव एलील जो है वह जब दोनों पर ही होगा वह अपना प्रभाव शो करेगा, अर्थात वह रिसेसिव एलील इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर वह अपने आप को हिडन कर लेगा और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। चलिए अब अगला टर्म है जीनोटाइप, नंबर 3। तो ये जो जीन है, मैंने कहा पेयर्ड क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्थित हैं और इस तरह से ये जीन स्थित होते हैं, तो यही जीनोटाइप है, अर्थात जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। और यही जीनोटाइप उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और उस फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट वर्ड है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कह सकते हैं एक फिजिकल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। तो जैसे कि ये जीनोटाइप थे, ये तो जीनोटाइप है, कैपिटल टी टी, ये जीनोटाइप थे, अर्थात जेनेटिक मेकअप, और इनके जो फिनोटाइप हैं, फिनोटाइप क्या हो जाएंगे, जैसे टॉल, ड्वार्फ। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक चीज शायद आप देख रहे होंगे कि एक ही फिनोटाइप के दो जीनोटाइप या अधिक जीनोटाइप हो सकते हैं, एक ही फिनोटाइप के एक से अधिक जीनोटाइप हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर फिनोटाइप के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली बाय द जीनोटाइप बट ऑल्सो बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट। मतलब उसके साथ एनवायरमेंट का जीनोटाइप के लिए एनवायरमेंट का साथ भी जरूरी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक पी प्लांट है और उसमें खूब टॉलनेस का ट्रेट है, लेकिन जब सॉइल न्यूट्रिएंट रिच होगी और उसे प्रॉपरली वाटर मिलेगा तभी तो वह टॉल हो सकेगा। तो इसीलिए जीनोटाइप के साथ साथ एनवायरमेंट का इंटरेक्शन भी जरूरी है, तभी एक डिजायर्ड फिनोटाइप अपीयर होता है। तो नेक्स्ट टर्म के बारे में चर्चा करते हैं अब। तो अगला जो टर्म है वह होमोजाइगस, और इसी से ही संबंधित टर्म हेटेरोजाइगस। देखिए, होमोजाइगस को प्योर कहते हैं और इसको हाइब्रिड कहते हैं। तो प्योर, होमोजाइगस प्योर, उसे जैसे कि ये वाला प्योर है, दोनों एलिलिक पेयर आप देख रहे हैं। तो एक ऐसी कंडीशन, a condition in which both the allelic pair, both the members of an
एलिलिक पेयर इन द होमोलोगस क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल, तो दोनों ही एलिलिक पेयर समान हैं, तो ऐसी कंडीशन को प्योर कहा जाता है, प्योर या होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस है। मगर ऐसी कंडीशन आ जाए, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील, ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसे हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कहा जाता है। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं ना, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, अब मान लो यहाँ पर एक टॉल प्लांट प्योर प्लांट को प्योर से क्रॉस किया तो ऑलवेज प्योर फॉर्म है वो, तो प्योर फॉर्म ही उत्पन्न होंगी। लेकिन टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कर दिया, तो अर्थात हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड प्रोड्यूस किए टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करके, जो हाइब्रिड टॉल उत्पन्न किए तो वो मोनो हाइब्रिड कहते हैं उसे। और ऐसे ही उसमें फिर सेल पोलिनेशन के द्वारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उन्होंने किया। और ऐसे ही मेंडल ने डाई हाइब्रिड, जो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को क्रॉस करके और डाई हाइब्रिड जो उत्पन्न किया और उसको सेल पोलिनेशन कराया, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड के क्रॉस के आधार पर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था हेटेरोजाइगस के बाद। अब आगे हम मेंडल्स प्रिंसिपल्स या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की चर्चा करते हैं। तो मेंडल्स ने, जैसा मैंने बताया कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो अपने 4 पोस्टुलेट दिए थे। तो एक लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, जिसमें बताया था कि ये जो यूनिट हैं, जो हेरिडिटी यूनिट हैं, ये पेयर्ड में रहती हैं। और हेरिडिटी यूनिट को मैं पुनः बता दूं, जीन शब्द बाद में आया है, जॉनसन ने जीन शब्द का उपयोग किया है, और उस समय मेंडल ने हेरिडिटी यूनिट के लिए फैक्टर शब्द का उपयोग किया था। तो पेयर्ड फैक्टर, तो एक तो था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर या यूनिट फैक्टर्स कह सकते हैं। दूसरा जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और चौथा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पर एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, और मैं आगे फिर मेंडल्स लॉ बताना प्रारंभ करूंगा। तो ये लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर जो है और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। इनका भी एक्सेप्शन है और इसका भी एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सली ट्रू है, ये यूनिवर्सली ट्रू है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिवर्सली ट्रू है, मगर एक कंडीशन पर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, और क्या कंडीशन अप्लाई होती है उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, या कोई भी एक योजना स्कीम होती है, तो वहाँ पर लिखा रहता है T&C अप्लाई, तो वही टर्म एंड कंडीशन। तो इसके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल मगर टर्म और कंडीशंस हैं। वो क्या टर्म कंडीशंस हैं, जो करेक्टर्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होने चाहिए, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तब हम उस टर्म कंडीशन को विस्तार से बताएंगे। तो इसीलिए इन चारों में से ये दो को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो फॉर्मुलेट किया कोरेंस ने, और इनको मेंडल्स लॉ के नाम से, मेंडल्स फर्स्ट लॉ और मेंडल सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। मगर कुछ ऑथर्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस
और सेकंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये यूनिवर्सली ये ट्रू है, इसलिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, तो इसमें मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया तो यही बताया था कि जो करेक्टर्स के जो जीन हैं, जो करेक्टर्स के जो यूनिट हैं, वे पेयर्स में रहती हैं। तभी तो टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराने पर टॉलनेस प्रकट हो गया, और उसके बाद टॉलनेस जब F2 जनरेशन में, F1 में तो टॉल प्रकट हो गए, F2 जनरेशन में फिर ड्वार्फ आ गया। तो इसका मतलब वो पेयर में थे, साथ साथ थे करेक्टर, लेकिन एक की उपस्थिति में दूसरा प्रकट नहीं हुआ था F1 में। तो इसीलिए उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा कि वे पेयर में थे। ऐसे ही मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो उसे हम इस क्रॉस के द्वारा समझते हैं कि मेंडल ने जैसे ही टॉल प्लांट, अब मैंने बताया कि बाद के वैज्ञानिकों ने फॉर्मुलेट कर दिया, डोमिनेंट एलील को कैपिटल से लिखा, तो ये इस तरह से कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी, तो ये टॉल प्लांट और ये ड्वार्फ प्लांट। तो जब इनको क्रॉस किया, अब देखिए ये जो मैंने कहा पेयर में रहते हैं, और पेयर में रहते हैं तो और गैमीट जब प्रोड्यूस होंगे तो इंडिविजुअल डिप्लॉयड होता है, तो गैमीट तो हैप्लॉयड होते हैं। तो इस पेयर में से जब गैमीट बनेंगे तो इस पेयर में से केवल एक एलील गैमीट में जाएगा यहां पर। इसी तरह से डिप्लॉयड से जब हैप्लॉयड गैमीट बनते हैं तो हर पेयर में से केवल एक एलील ट्रांसमिट होता है गैमीट में। अब मान लो ये गैमीट जैसे फ्यूज करने लगे, तो एक मैटरनल एक पैटर्नल जो फ्यूज करते हैं, तो इस तरह से फ्यूजन ऑफ गैमीट, ये वाला भी फ्यूज सेम गैमीट है, देख लीजिएगा, ये वाला गैमीट भी किसी से फ्यूज करेगा, तो एक इधर का गैमीट और एक इधर का गैमीट अगर फ्यूज करता है तो ये मेंडल को मॉर्फोलॉजिकली इनका जो फिनोटाइप था वह टॉल प्राप्त हुआ। और टॉल यहां पर देख रहे हैं। अब जीनोटाइप अगर हम देखें तो ये कैसे हैं, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस, और ये F1 जनरेशन है। तो ये पेरेंट जनरेशन थी, पेरेंट्स, ये गैमीट्स, और ये F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में ये इस प्रकार से यहां पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव हो जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जब क्रॉस किया जाता है, और जो दो मैंने कहा ना ट्रेट कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म, जैसे हाइट वाला करेक्टर है और उसके दो अल्टरनेट फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ। इस ट्रेट को कंट्रास्टिंग करेक्टर भी कह सकते हैं। तो जब कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले प्लांट को, ये प्योर फॉर्म वाले कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले प्लांट को आपस में क्रॉस किया जाता है, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में केवल एक करेक्टर अपीयर होता है, और उस करेक्टर को डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं, और इस प्रोसेस को डोमिनेंस, इस फिनोमेनन को डोमिनेंस कहते हैं, और इस मेंडल के इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां तक बताने पर प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से पेरेंट और ये गैमीट बने। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको एक्सप्लेन करता है। और ये भी आपको पता है कि अब इसमें सेल पॉलिनेशन कराया जाओ, सेल्फिंग, सेल पॉलिनेशन कराया, तो सेल पॉलिनेशन के द्वारा टॉल और ड्वार्फ जो उत्पन्न हुए वे 3:1 रेशियो में उत्पन्न होते हैं। टॉल ड्वार्फ
3:1। वो कैसे 3:1 रेशियो में उत्पन्न होते हैं, वो एक पन्नेट स्क्वायर के द्वारा हम उसे बताना चाहेंगे। तो देखिए, इसमें सेल पॉलिनेशन का मतलब यह है कि इसी से ही हम पोलन ग्रेन लेंगे और इसी की स्टिग्मा पर डस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है, अर्थात मैं इसको यहाँ साइड में बता रहा हूं कि इसी की पोलन ग्रेन को और इसी के स्टिग्मा पर डस्ट करेंगे। तो देखिए, वही फॉर्मेशन, ये जो F1 जनरेशन थी, F1 हाइब्रिड थे। F1 हाइब्रिड, अब ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैं। डिप्लॉयड इंडिविजुअल से गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट, अब दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा ये, हैप्लॉयड गैमीट, और दो तरह के ये गैमीट प्रोड्यूस होंगे। और ये दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। एक तरफ एन गैमीट को लिख दीजिए, एक तरफ एन गैमीट को लिख दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये हमें इस पन्नेट स्क्वायर के माध्यम से ये प्रोबेबिलिटी दिखानी है कि ये वाला गैमीट इससे भी और इससे भी फ्यूज कर सकता है, और ये वाला गैमीट इससे भी और इससे भी फ्यूज कर सकता है। सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो इसीलिए इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम पन्नेट स्क्वायर का यूज करते हैं। तो देखिए, एक तरफ मेल गैमीट और एक तरफ फीमेल गैमीट। तो मान लो ये फीमेल गैमीट, इनको लिख दिया है मैंने, और एक तरफ मेल गैमीट। अब इनका फ्यूजन, अर्थात ये वाला जो गैमीट है इससे भी और इससे भी, ऐसे ये वाला जो गैमीट इससे भी और इससे भी फ्यूज कर सकता है एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के निर्माण के लिए। तो यहाँ गैमीट फ्यूजन के लिए पन्नेट स्क्वायर का उपयोग करना आसान होता है। तो ये और ये गैमीट अगर फ्यूज होते हैं तो आप देख रहे हैं प्योर टॉल, और ये वाला गैमीट फ्यूज होता है तो हाइब्रिड टॉल बन गया। ऐसे ये वाला और ये वाला गैमीट फ्यूज होता है तो हाइब्रिड टॉल, और ये वाला गैमीट फ्यूज होता है तो प्योर ड्वार्फ। ये जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं, इनको प्योर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेसिव ऑलवेज प्योर फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि दोनों ही जो मेंबर हैं एलिलिक पेयर के, दोनों ही रिसेसिव होंगे, तभी तो करेक्टर पेयर होगा रिसेसिव का। तो इसलिए रिसेसिव रिमेन्स ऑलवेज इन प्योर फॉर्म। तो फिर भी यहाँ पर प्योर ड्वार्फ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेशियो है, अब ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है। तो जो फिनोटाइपिक रेशियो जो मैंने लिखा है टॉल और ड्वार्फ का 3:1, फिनोटाइपिक रेशियो, यहाँ पर देखिए फिनोटाइपिक रेशियो टॉल और ड्वार्फ का ये है 3:1 या 75% और 25%। और जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें, जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब उनके जीन को या जेनेटिक मेकअप को कंसीडर करें तो क्या होगा, 1:1। 1:1 कैसे होगा देखिएगा, एक तो प्योर है, प्योर टॉल, और एक प्योर ड्वार्फ, एक है केवल प्योर वाले तो, और हाइब्रिड वाले ये 2 हैं। तो इस तरह से जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:1 होगा। तो ये यहां से लेकर और यहां तक जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये जनरेशन F2 जनरेशन आपने जो ये ज्ञात की है, तो F2 जनरेशन, तो यहां से यहां तक, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड था ना, सिंगल करेक्टर के लिए हाइब्रिड था, और इसकी F2 प्रोजेनी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो ये वाला क्रॉस यहां से और यहां तक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे शो करता है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां तक बता दिया था, यहां से आगे अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सुनिए। यहां से आगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सुनिए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखिए आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है कि F1 हाइब्रिड है, ये इंडिविजुअल F1 हाइब्रिड है, और F1 हाइब्रिड में ये दोनों एलील साथ साथ हैं, अर्थात
टॉलनेस वाला भी और ड्वार्फनेस वाला भी। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी जिन्हें शो किया जा रहा है। तो दोनों एलील साथ साथ हैं, मगर दोनों एलील्स एक दूसरे से समझौता नहीं करते, एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते, एक दूसरे को पॉल्यूट नहीं करते, और वे क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे गो इन सेपरेट गैमीट। तो ईच एलील गोज इन सेपरेट गैमीट। आप देख रहे हैं सेपरेट गैमीट में चला गया, ये गैमीट तो है, ये गैमीट है, और इस प्रकार से ये प्योर गैमीट्स बन रहे हैं। ये गैमीट्स प्योर हैं। आप देख रहे हैं इस गैमीट में कोई भी दूसरे एलील का इंटरफियर नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्योर गैमीट हैं, और इसीलिए ये बोर्ड में आपके या किसी एग्जाम में जो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आता है ना, ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी आता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो अक्सर ये लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि ये प्योर गैमीट है, इसीलिए ये अलग अलग गैमीट में जाते हैं और फिर स्वतंत्र रहते हैं। कोई सा भी गैमीट किसी से फ्यूज कर सकता है, और ये फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 तभी तो ये प्राप्त होता है। और इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से ही कहाँ से चला, देखिएगा ड्वार्फनेस का करेक्टर यहाँ से चला, F1 में हिडन हो गया और F2 में फिर प्रकट हो गया। तो बाद में सब ये मेंडल के लिए तो एक आश्चर्यजनक था उस समय कि यहाँ से चला, यहाँ छुप गया, इस तरह से तो ड्वार्फनेस का हम एंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ड्वार्फनेस तो फिर F2 में अपीयर हो गया। तो इसीलिए ड्वार्फनेस F2 में अपीयर क्यों हो गया, ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये एलील का सेपरेशन, अलग अलग गैमीट में जाना, ये यूनिवर्सली ट्रू है। इस लॉ को, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट को, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से ये क्लियर किया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो दो एलिलिक पेयर इन ए हाइब्रिड remain together but do not contaminate each other, and they go in, each allele goes in separate allele to form a diploid organism, और इस तरह से जो रिसेसिव करेक्टर्स F2 जनरेशन में आ जाता है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाता है। इसके बाद हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की चर्चा करते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम एक पन्नेट स्क्वायर बनाकर इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। अब अध्ययन करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता से समझा जा सकता है। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, मेंडल ने जो स्टडी की थी, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की स्टडी की थी। तो टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स किस प्रकार से संतानों में इनहेरिट होते हैं, और मेंडल ने एक डाई हाइब्रिड प्राप्त किया था। ये देखिए दो करेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है, इसलिए डाई हाइब्रिड, और इसमें फिर सेल पॉलिनेशन करके आगे जो 9331 का जो रेशियो प्राप्त हो रहा है, तो ये किस प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो अब हम इस तरह से चर्चा करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे कि ये दो पर्सन हैं ए और बी और सी और डी। तो अब ऐसा नहीं है कि ये कहीं चले, मान लो तो ए ऑलवेज बी के साथ ही रहेगा, सी ऑलवेज डी के साथ रहेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है ए बी के साथ तो रहे ही रहे और ए को सी के साथ भी दिखाई दे जाए। इसी तरह से जो सी डी के साथ तो रहे और सी बी के साथ भी दिखाई दे जाए। तो इस प्रकार से मतलब वो अपने मूल फॉर्म में तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाए, अर्थात एक दूसरे से बंधे हुए नहीं,
इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं वो। नेक्स्ट, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन में ये करेक्टर्स, जैसे दो करेक्टर्स लिए हैं राउंड येलो, यहाँ पर राउंड येलो और ये ग्रीन रिंकल्ड, रिंकल्ड और ग्रीन। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये सीड का, एक तो सीड का शेप है, ये जो राउंड वाला ये सीड का शेप है, और रिंकल्ड ये सीड का शेप है। तो सीड शेप के दो अल्टरनेट हैं, एक राउंड गोल बीज, एक झुर्रियों वाला बीज, झुर्रियाँ सी पड़ जाती है ना, तो एक गोल बीज और एक इस तरह से एक झुर्री वाला बीज। अच्छा, दूसरा सीड का कलर है, सीड कलर है ये, तो ये येलो कलर वाला सीड और एक ग्रीन कलर वाला सीड, तो दो करेक्टर को कंसीडर किया है यहाँ पर, और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जो राउंड और येलो हैं ये करेक्टर, तो यहाँ पर मेंडल ने देखा कि राउंड और येलो ये साथ साथ नहीं बंधे हुए हैं, और यहाँ तो F1 में तो वही लॉ ऑफ डोमिनेंस ही अप्लाई होगा, मगर F2 जनरेशन में तो जहाँ राउंड के साथ येलो आ रहा है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन आ रहा है, मगर वहीं पर रिंकल्ड के साथ येलो भी आ रहा है, रिंकल्ड के साथ येलो भी आ रहा है, ऐसे ही राउंड के साथ ग्रीन भी आ रहा है। तो जहाँ 9 राउंड येलो थे और 1 रिंकल्ड ग्रीन थे, वहीं पर ये एक मैटरनल और एक पैटर्नल, मतलब पेरेंट फॉर्म से अलग हटके करेक्टर्स भी थे। तो इसी को तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली ट्रू है, मगर एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन क्या है इसके लिए, देखिए इस तरह से, जैसे कि ये आर ये पी प्लांट में ये क्रोमोसोम पेयर है, 1 पेयर 2 पेयर, तो इस राउंड येलो को हम समझते हैं कि राउंड येलो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट क्यों हुआ इनका। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो राउंड के जो करेक्टर थे, जैसे ये हालांकि 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं पी प्लांट में, यहाँ पर मैं 2 पेयर शो कर रहा हूं, तो जो राउंड का जो था करेक्टर एक क्रोमोसोम पे था, येलो का जो करेक्टर था वो एक क्रोमोसोम पे था इस प्लांट में। ऐसे ही इस प्लांट में भी जो राउंड का, सॉरी रिंकल्ड का जो करेक्टर था वह एक क्रोमोसोम पेयर पे था, और ग्रीन का जो करेक्टर था वह अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पे था। तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए, और सेग्रीगेट होकर 9331 का रेशियो F2 जनरेशन में आ गया। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कंडीशन हुई। तो ये टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर किसी करेक्टर को इंडिपेंडेंट असॉर्ट होना है तो उनके जीन अलग अलग पेयर पर होने चाहिए। और इस प्रकार से जो यहाँ पर हाइब्रिड इंडिविजुअल बना, तो हाइब्रिड इंडिविजुअल एक मैटरनल और एक पैटर्नल, तो हाइब्रिड इंडिविजुअल में जो जीन आए इस तरह से आ गए वो, कि एक हाइब्रिड इंडिविजुअल में देखिए इस तरह से आ गए जीन, ये हाइब्रिड, तो ये पेरेंट, ये जो ये पेरेंट और ये हाइब्रिड। तो ये तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इमेजिन करिए कि डिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, अर्थात ये करेक्टर अलग अलग ना हो। तो अलग अलग कब नहीं होंगे? एक कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन हो, हालांकि पी प्लांट में ऐसी होती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये इंडिविजुअल फर्स्ट, तो जैसे देखिए एक पेयर, दो पेयर, तो बिल्कुल सेम वही डायग्राम मैंने बनाया है जो वाला ये वाला था पेरेंट का,
ये पेरेंट P लिख देता हूं मैं, ये पेरेंट, ये P, तो यहाँ पर ये पेरेंट थे, ये पेरेंट और ये पेरेंट। ऐसे ही यहाँ पर तो जो मैंने पेरेंट जो बनाए, माना ये राउंड और येलो के कैरेक्टर ऐसे होते, ऐसे ही इसमें रिंकल्ड और ग्रीन के कैरेक्टर होते। आप देख रहे हैं एक ही क्रोमोसोम पर राउंड और येलो के कैरेक्टर और रिंकल्ड और ग्रीन के कैरेक्टर। तो कहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, हमेशा राउंड येलो के साथ ही अपीयर होगा, रिंकल्ड ग्रीन के साथ ही अपीयर होगा। तो इसीलिए ये कैरेक्टर डिपेंडेंट ईच अदर, एक ही क्रोमोसोम पर, और इसे कहते हैं लिंकेज, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन होती हैं लिंक्ड जीन कहलाती हैं, और टेंडेंसी ऑफ दीज जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड लिंकेज। तो वो लिंकेज हो जाती है और डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो असॉर्ट नहीं होता, आगे चल के इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इंडिविजुअल बनेगा, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल बनेगा हाइब्रिड इंडिविजुअल, वो हाइब्रिड भी इस तरह से बनेगा। जो हाइब्रिड इंडिविजुअल है तो उसमें एक, और अगर ये क्रोमोसोम जाते भी हैं तो राउंड येलो नेक्स्ट पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो संतानें आइदर राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, अर्थात 100% पेरेंटल फॉर्म ही होंगी संतानें, अर्थात न्यू कॉम्बिनेशन नहीं होंगे। जैसे यहां पर न्यू कॉम्बिनेशन हो गए थे ना, तो कितने न्यू कॉम्बिनेशन हो गए थे आप इसमें देखिएगा। जब ये आप देख रहे हैं राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस कराया, तो गैमीट में हमेशा डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड, एक आर वाला गैमीट, राउंड वाला गैमीट, और एक जो है ये क्रोमोसोम बाई वाला, इस तरह से ये गैमीट बने। और जब ये गैमीट फ्यूजन करते हैं तो एक मैटरनल गैमीट, एक मैटरनल क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बने, तो ये राउंड येलो इस तरह से ये। अब राउंड येलो से अर्थात सेल पॉलिनेशन में ऐसा ही तो होता है, उसी के पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर, तो ये सेल पॉलिनेशन हुआ, तो इसके 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं और इसके 4 प्रकार के गैमीट बनते हैं। और ये जब गैमीट फ्यूज करते हैं तो 16 प्रकार की संभावनाएं होती हैं, और 16 प्रकार की संभावनाओं में से आप देख सकते हैं कि 9 राउंड येलो। तो ये देखिएगा, ये वाले जो 9 हैं, ये और ये 9 राउंड येलो हैं। और तो ये पेरेंटल फॉर्म है, ये पेरेंटल फॉर्म, मैं इनको P लिख रहा हूं, P फॉर पेरेंटल फॉर्म। ऐसे ही एक ये रिंकल्ड ग्रीन 1, तो ये भी पेरेंटल फॉर्म है। और यहां पर अब देखिएगा ये वाला, ये वाला देखिएगा 1 2 और 3, तो ये राउंड ग्रीन 1 2 3, तो ये राउंड ग्रीन, ये 3 1 2 3, ये 3 राउंड ग्रीन है। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, मैं इन पे R लिख रहा हूं। ऐसे ही ये वाला देखिए रिंकल्ड येलो, तो ये 3 रिंकल्ड येलो हैं, तो ये 3 रिंकल्ड येलो हैं। इसे ट्राइंगुलर रूल भी कहते हैं कि बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, फिर छोटा ट्राइंगल। तो इस प्रकार से ये भी एक इसका करेक्टर, एक इसका दूसरे पेरेंट का करेक्टर। तो इस प्रकार से रिंकल्ड और येलो अलग अलग पेरेंट का करेक्टर आ गए, तो ये भी न्यू कॉम्बिनेशन हुआ ना, तो न्यू कॉम्बिनेशन मीन्स रिकॉम्बिनेंट हुआ ना, तो इसलिए मैं इसको भी रिकॉम्बिनेंट R लिख रहा हूं। अब आप देखिएगा यहां पर 9 और 1, ये 9 3 3 1 का जो रेशियो था फिनोटाइपिक रेशियो, तो 9 और 1 10,
10 का मतलब हुआ 62 पॉइंट समथिंग, 16 में से 10, तो लगभग 62-63% ये थे पेरेंटल फॉर्म। 9 और 1 10, 16 में से 10, तो पेरेंटल फॉर्म कितनी थी यहाँ पर? तो पेरेंटल फॉर्म इस हिसाब से, मेंडल के हिसाब से, तो मेंडल के हिसाब से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से जो पेरेंटल फॉर्म हैं 10/16 इजिकल टू अबाउट 62 पॉइंट समथिंग, और न्यू कॉम्बिनेशन जो रिकॉम्बिनेंट जो हैं, तो रिकॉम्बिनेंट जो हैं लगभग 336, तो 6/16, तो ये हो जाते हैं अबाउट 37-38% के आसपास। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पेरेंटल फॉर्म और न्यू कॉम्बिनेशन कितने कितने परसेंट आई, या बशर्ते इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो, पूरी तरह से लिंक कंडीशन में हो, तो क्या आएगा? 100% इन दिस केस 100% पेरेंटल फॉर्म आती हैं अगर क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन स्थित होती हैं। तो मेंडल ने जो राउंड, ये एक ही क्रोमोसोम पर नहीं होते, मैं फिर कह रहा हूं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है लिंकेज का, एक ही क्रोमोसोम पर नहीं होते ये करेक्टर, तो ये अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। मेंडल ने जो राउंड और येलो या रिंकल्ड और ग्रीन जो करेक्टर सेलेक्ट किए थे, वे अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पर थे, इसीलिए ये परिणाम आए, पेरेंटल फॉर्म इतनी और रिकॉम्बिनेंट इतने। और ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन में होगा तो 100% ये पेरेंटल फॉर्म ही अपीयर होंगी। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। यहाँ पर अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझा, तो एक तरह से स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स और एलील्स डिफरेंट करेक्टर के वो आप देख रहे हैं, वो असॉर्ट होते हैं, सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, और इस प्रकार से वे संतानों में पहुंच जाते हैं, और उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, ये चेकर बोर्ड के द्वारा ये शो किया गया है। यहाँ पर अंत में जो एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, हाँ, और ये जीनोटाइपिक रेशियो देखिए 1:2:2:1:4:1:2:1:1, ये उसको जीनोटाइप को देखकर ये जीनोटाइप रेशियो दिया जाता है। ये इतना लंबा इसका जीनोटाइपिक रेशियो है, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो था। अंत में मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि 16, आप ये ना सोचें 16 ही संतान होंगी और 16 ही ये तो 16 प्रोबेबिलिटी हैं, संभावनाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक हाइब्रिड राउंड येलो को ग्रो करने पर, एक हाइब्रिड राउंड येलो को ग्रो करने पर मान लो 960, टोटल 960 सीड प्राप्त होते हैं, टोटल सीड्स 960 प्राप्त होते हैं, तो राउंड येलो कितने होंगे? आपको पता है राउंड येलो कैसे? यहां पर 16 में से तो 9 थे, तो 9/16 इंटू 960, तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं 540 सीड्स। ऐसे ही ये राउंड येलो के बाद जो राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन जो सीड हैं वे कितने होंगे? तो राउंड ग्रीन सीड जो हैं आपको पता है 3 में से 16 में से 3 हैं, तो 960 में से आप
देख सकते हैं 180 सीड्स। इसी तरह से जो रिंकल्ड येलो वाले जो हैं, रिंकल्ड येलो वाले वे भी 180 सीड्स होंगे। और रिंकल्ड ग्रीन वाले जो हैं, रिंकल्ड ग्रीन 1/16 इंटू 960, तो 60 सीड्स होंगे। तो जो ये 16, तो ये पॉसिबिलिटीज थी। तो अगर आपको सीड नंबर ऑफ सीड दिया जाए आपके एमसीक्यू में या कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि इतने सीड्स बने, तो कितने इसमें से राउंड येलो, तो इस तरह से कैलकुलेट करके ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और अंत में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ पर प्रस्तुत किया।